आपसे ये सवाल करूं कि हिंडनबर्ग और अडानी वाला जो इशू है ये कितने टाइम तक सर्कुलेशन में रहेगा, मीडिया इसके बारे में बात करता रहेगा, तो आपका क्या जवाब होने वाला है? मेरा जो असेसमेंट है वो इस बात का है कि ये इशू 2024 के इलेक्शंस तक लाइव रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ओपिनियन मेकर सब इस बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, मुझे इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। और रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज ये जो इशू है ये इस बात से जुड़ा हुआ है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है। कांग्रेस इलेक्शन तब तक नहीं जीत सकती जब तक मोदी की क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रहती है। और मोदी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने का जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है वो अडानी को लेकर हो सकता है। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी के अगेंस्ट में मीडिया में डाली है उसका जो बेसिक पर्पज है वो टू फोल्ड है कि एक तो मोदी उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि सेबी है या आरबीआई है उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर है भी तो वो उसको यूज नहीं करना चाह रहे कि अडानी ने शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया है और गवर्नमेंट को कैसे मैनिपुलेट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। ये जो इशू है ये लाइव रहने वाला है 2024 के इलेक्शन तक। जहां तक पब्लिक डिस्कोर्स की बात है, जो मोदी सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि अडानी एक फेयर बिजनेसमैन है, रेगुलेटिंग एजेंसीज या कंप्लायंस जो मैकेनिज्म है इंडिया का वो ढंग से अपना काम कर रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिज बिजनेस। और जो कांग्रेस के और जो बाकी ओपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, अडानी को फेवर किया है मोदी जी ने, बीजेपी ने, और उसकी वजह से वो एक रिचेस्ट पर्सन एशिया के अंदर बना है और ग्लोबल लेवल पे पहुंचा है। नहीं तो इतने कम टाइम में कोई भी बिजनेसमैन इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर सकता है? इसका आंसर अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी ही दे सकते हैं। तो इशू तो एक तरफ हो गया, जो डिस्कोर्स है वो पॉलिटिकल लाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। तो जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं ग्लोबली उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि इसकी जो रिपोर्ट की टाइमिंग है और जो उसका कंटेंट है, जिस टाइम पे वो रिलीज हुआ है, जब बजट सेशन शुरू होने वाला था तो उससे जस्ट पहले उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की, तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि टारगेट जो है वो इंडियन इकोनॉमी है और वो भी इंडियन इक्विटी मार्केट है। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट डाउन हो जाएगा तो इकोनॉमी को हिट करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो कांग्रेस और जो ओपोजिशन वाले हैं वो जो कह रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है। तो अडानी एक बहाना है, इंडियन इकोनॉमी एक निशाना है, और इंडियन इकोनॉमी अगर हिट होती है तो मोदी जी ऑटोमेटिकली हिट होते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा कंक्लूजन है। जो अडानी ग्रुप का स्पोक्स पर्सन है उसने जो अपना प्रेस में स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि पर्पज अडानी को हिट करना नहीं है, पर्पज इंडिया की इकोनॉमी को हिट करना है। तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन करेगा, इज अडानी एट पार विद द इंडियन स्टेट? अडानी को आप इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कैसे कह सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है। ही इज जस्ट ए बिजनेसमैन। मगर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? इंडिया एज ए स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जो भी कोई लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, जो रेगुलेटिंग एजेंसीज और कंप्लायंस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसका अप्रूवल दे रही है, तो क्या इंडियन स्टेट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो उसको इलेजिटिमेट अटैक्स जो कि बाहर से हो रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करे? अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो इक्वली रेलिवेंट। कांग्रेस और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ओपोजिशन की, उनका ये कहना है कि कोई भी बिजनेस एम्पायर इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो सकता है।
क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी बिजनेस एम्पायर ने इतनी फास्ट प्रोग्रेस की हो। तो अडानी ने इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कैसे की? तो एक ऑटोमेटिकली एक डाउट क्रिएट होता है उसकी और बीजेपी की या अडानी और मोदी गवर्नमेंट की रिलेशनशिप को लेके। बट द पॉइंट इज, even if let us assume that Modi or BJP or even central government that has got the relationship with Adani or for that matter with any business empire, इसका मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो इलेजिटिमेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट उसका अनड्यू फेवर कर रही है? क्योंकि कोई भी जो बिजनेसमैन होगा वो किसी न किसी लेवल पे ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल लीडर्स सबसे उसने इंटरेक्शन करना ही है। वेयर इज द डाउट इन दैट? जहां तक अडानी की बात है, 35-year-old एम्पायर है उसका एंड ही हैज बीन कंडक्टिंग बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। लेटेस्ट जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में है 60,000 करोड़ का और सम टाइम, बट साइमल्टेनियसली ही हैज बीन कैरिंग आउट बिजनेस इन वेस्ट बंगाल विच इज बेसिकली ममता दीदी गवर्नमेंट, और प्रॉब्ली झारखंड जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहा है और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मियरली एक सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी बिजनेस के ऊपर, एक लेजिटिमेट बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, आप कैसे डाउट खड़ा कर सकते हैं? और स्टेट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? टुडे इट कैन बी बीजेपी गवर्नमेंट, टुमारो इट कैन बी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो स्टेट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे किसी बिजनेस के लिए जो जेन्युइन बिजनेस कर रहा है, कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है और जिसके अगेंस्ट में सेबी का या आरबीआई का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई भी एक्चुअली ऑब्जेक्शन नहीं है? ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खड़ा होता है और ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके सामने लेके आता है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि स्टेट और बिजनेस का, बिजनेस एम्पायर की मैं बात कर रहा हूं, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए? तो टुडे इट कैन बी अडानी, टुमारो इट कैन बी अंबानी और इवन टाटाज। सो व्हाट विल बी द रोल ऑफ स्टेट? हिंडनबर्ग तो अपने शिकार ढूंढ रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि हिंडनबर्ग जैसी एक बहुत सारी एजेंसीज और कंपनीज होंगी जिन्होंने कुछ एम्प्लॉइज को, एनालिस्ट को इकट्ठा किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको एनालाइज किया और एक प्रेस रिलीज कर दी, अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिजनेस है ये एक जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और शायद ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है अपने शेयर मार्केट में और वॉट एवर इट इज। अब जब इस तरह की एक्टिविटी होगी तो जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल रहेगा? अडानी ठीक है, हम अपोजिशन पार्टी या जो कांग्रेस है वो उसको ब्लेम कर सकते हैं कि यस ही इज वेरी क्लोज टू मोदी जी, लेट अस अज्यूम दैट वे। बट व्हाट अबाउट टाटा? अगर टाटा के अगेंस्ट में हिंडनबर्ग ये रिपोर्ट जारी करता तो हमारा क्या रेस्पॉन्स होने वाला था एज ए पार्टिसिपेंट इन इंडियन इक्विटी मार्केट और एज ए इंडियन? और उस हालत में कांग्रेस या ओपोजिशन पार्टीज क्या स्टैंड लेती? जहां तक आप अंबानी ग्रुप की बात करते हैं तो जो आप सबको मालूम है कि जो धीरूभाई अंबानी है उसका जितना भी बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ है वो कांग्रेस के टाइम पे खड़ा हुआ है। इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी ने तो एक ऑन रिकॉर्ड है ये सबके सामने ये बात बोली थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो डिसीजन होते थे वो धीरूभाई अंबानी को मिनिस्टर से पहले पता चल जाते थे। नाउ हाउ डू यू से दैट? इसका मतलब साफ है कि अडानी इज नॉट द ओनली वन हु इज इन्फ्लुएंशियल। एनी बिजनेसमैन इन दिल्ली इन द पावर कॉरिडोर्स कैन बी एज इन्फ्लुएंशियल एज एनीबडी एल्स। अब आप देखिए रतन टाटा को देखिए, डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट कैन अफोर्ड नॉट टू लिसन टू हिम? ऑब्वियसली ही इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसी भी कंपनी का एक सोशल बेस या फिर उसका फुटप्रिंट क्या है और कितना बड़ा है और जनरल पब्लिक का मूड उसके बारे में कैसा है। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप को ले लेते हैं। 155 साल पुराना एक एम्पायर है, 9,35,000 एम्प्लॉयज हैं, मोर देन $320 बिलियन का इसका टोटल आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं, नेटवर्थ चलो कह लेते हैं इसको, $320 बिलियन और प्रॉब्ली मोर देन दैट। अब ये
आप देखें तो पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, अब्रॉड भी बिजनेस एम्पायर इसका फैला हुआ है। लेकिन एज ए सोशली रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो टाटा की इमेज है वो बहुत अच्छी है। इट इज सपोज टू बी people friendly, it is supposed to be socially very very responsible और employee friendly है, and every Indian will watch for Tata। हम सब ये मानते हैं कि ठीक है टाटा बिजनेस जरूर करता है मगर सोशली बड़ा कॉन्शियस एम्पायर है, मैं ये बात मानता हूं। अब आप रिलायंस को लीजिए, रिलायंस कितने साल पुराना है? रिलायंस ऑलमोस्ट 55 ईयर ओल्ड एम्पायर है मोर और लेस। क्या पोजीशन है? मोर देन $200 बिलियन का इसका वो है, और आई थिंक अबाउट 2 लाख के करीब इसके एम्प्लॉयज़ हैं। बिजनेस आप देखें तो पेट्रोल इंडस्ट्री में है या जियो है या टेलीकॉम में है, और भी बहुत सारे इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। मगर ऑफ कोर्स रिलायंस की जो रेपुटेशन है वो टाटा के बराबर नहीं है। अब जहां अडानी की आप बात करेंगे तो अडानी 35 साल पुराना है, अंपायर है, इट्स नॉट ए बिग डील, और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, मे बी अराउंड 23,000 और 25,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। नाउ इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, जो टाटा का एम्पायर है वो आप देखिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी टाटा बड़े स्केल पे है। जहाँ तक अडानी की हम बात करें, अडानी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। आपको सोलर एनर्जी में मिलेगा, विंड पावर में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मिलेगा, कोल माइंस में मिलेगा। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उनका जो पब्लिक कांटेक्ट है वो बहुत कम होता है, तो उनको अपना ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अडानी को ये प्रूव करने में कि वो एक सोशली बहुत ही कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, और टाटा की तरह सोशली रेस्पॉन्सिबल है, ये उसको इमेज क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस टाटा से या फिर अंबानी से बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट टाटा का एम्पायर इतना बड़ा है और जो रेपुटेशन उनकी ग्लोबली तो है ही, इंडिया के अंदर जो पब्लिक के अंदर उनका परसेप्शन है, उस परसेप्शन के बेसिस पे ये भी डिमांड्स बड़ी रेगुलरली आती हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उनका फुटप्रिंट कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। लेकिन साथ में एक पॉइंट और भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, टाटा को जितना टाइम लगा 300 बिलियन प्लस अपना एम्पायर खड़ा करने में, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, क्या आप सोचते हैं कि आज अगर कोई अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहेगा और उसका एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनेगा तो क्या उसको भी इतना टाइम लगना चाहिए? क्योंकि अडानी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा आरोप यह है कि हाउ कैन ए बिजनेस ग्रो दैट फास्ट। पीपल डोंट रियलाइज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपका बिजनेस मॉडल हिट हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस हालत में आपको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट अस कम टू द ई कॉमर्स बिजनेस। आप देखिए फ्लिपकार्ट 2007 में स्टार्ट हुआ और 15-20 ईयर्स कितनी इसकी वैल्यू थी? $40 बिलियन। वो ठीक है, उन्होंने जो भी जिस तरीके से डाइवेस्ट किया, दैट इज देयर बंदोबस्त, बट द पॉइंट इज कि उस बिजनेस में और टाटा के बिजनेस में या फिर अडानी अंबानी के बिजनेस में बहुत फर्क है। अगर कोई एक नए तरीके का बिजनेस मॉडल लेके आता है तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो सकती है। तो अडानी के अगेंस्ट में अगर कोई ये आरोप लगाता है कि हाउ कैन ही ग्रो दैट फास्ट, तो इट हैज गॉट नो वैल्यू, इट हैज गॉट जीरो क्रेडिबिलिटी। एवरीबडी हैज गॉट ए राइट टू ग्रो लेजिटिमेटली। तो कोई भी जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट है किसी बिजनेस एम्पायर को या बिजनेस एंटिटी को इलेजिटिमेट अटैक्स के अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्ट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आफ्टर ऑल स्टेट का मॉडल क्या है, हमारा मॉडल क्या है। आर वी लाइक रशिया और आर वी लाइक चाइना, कम्युनिस्ट सिस्टम है हमारा, और आर वी ए कैपिटलिस्ट सिस्टम लाइक यूएसए? लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने कंट्री के अंदर चाहिए, कितना वेल्थ जनरेशन आपको चाहिए? आर यू ए सोशल वेलफेयर स्टेट लाइक यूरोप? अगर आप उस तरीके का मॉडल डेवलप करना चाहते हैं कि जहां पे आपको वेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे यूरोप वालों को,
तो उस हालत में 140 बिलियन लोगों की देखभाल करने के लिए आपको कितने वेल्थ की जरूरत पड़ेगी? और इस वेल्थ को क्या आप रशियन मॉडल से या कम्युनिस्ट सिस्टम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं? दिस इज ए बिग क्वेश्चन, और इसका आंसर पॉलिटिकल पार्टीज को देना पड़ेगा। जस्ट के एक कोई लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी कोई बिजनेसमैन कर रहा है और वो मोदी के क्लोज है या बीजेपी के क्लोज है या सरकार के क्लोज है, आप उसको क्रिटिसाइज या ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते। आप देखिए आपके कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सोशल सिस्टम क्या है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या है। आर यू फ्रेंडली विद योर नेबर्स? If you are friendly, be friendly. In that case, your security requirement will be minimized. आपको फिर अपना डिफेंस बजट ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। मगर क्या आप हैं उस हालत में? एक तरफ तो आपको वेल्थ भी चाहिए, यू रिक्वायर वेल्थ, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हिंडनबर्ग जैसे शार्क्स कितने घूम रहे हैं ग्लोबली, और अगर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे आप अपने जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है और जो आप वेलफेयर स्कीम्स आप चलाते हैं उसके लिए पैसा आप कहां से लाएंगे? पैसा ओपन मार्केट के थ्रू ही आ सकता है, जहां पे आपको कंपटीशन जनरेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम में चेक्स और बैलेंसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन चेक्स बैलेंसेस को जो फॉलो करता है, स्टेट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। कांग्रेस, राहुल गांधी या ओपोजिशन पार्टीज अगर ये बात समझने से इनकार करती हैं और सिर्फ इसलिए कि मोदी की क्रेडिबिलिटी को उनको हिट करना है, इसलिए वो अडानी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इन द बार्गेन दे आर हिटिंग द इंडियन इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? आपको एक तरफ इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और दूसरी तरफ आप जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को भी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड और इट इज परसीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी। दैट्स नॉट ऑन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी हिस्ट्री में कोई सिचुएशन आपको मिली जहां पे स्टेट और जो बिजनेसमैन हैं, स्पेशली जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइन करके नहीं चलते? लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इवन महाराणा प्रताप को भी भामाशाह की जरूरत थी। तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जॉर्ज फर्नांडिस जब पावर में रहे तो उन्होंने किसको टारगेट किया? कोको कोला को टारगेट किया, आईबीएम को टारगेट किया। जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, इंडिया वहीं का वहीं है और कोको कोला भी वापस है और आईबीएम भी वापस है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी फॉरेन एंटिटी को या इंडियन एंटिटी को आप इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें विदाउट अडेरेंस टू द चेक्स एंड बैलेंसेस। नो, आई एम नॉट सेइंग सो, बट द पॉइंट इज कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत काम करता है, यू ought टू सपोर्ट हिम। एंड कांग्रेस, राहुल गांधी एंड other opposition parties are doing no favor to us if they are criminalizing any legitimate business activity। अब आप देखिए, एयर इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया एयरबस खरीदने के लिए और बोइंग खरीदने के लिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसमें इन्वॉल्व रहेगी ही, बट आप देखिए किस किस ने ट्वीट किया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने किया और यूएसए के प्रेसिडेंट ने किया, और उन्होंने वेलकम किया। क्यों? हाउ दे आर एसोसिएटेड विद इट। ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली वहां की कंपनीज के साथ हुआ है, वहां के स्टेट के साथ नहीं हुआ है। वर्ल्ड ओवर दिस इज द ट्रेंड। जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो बिजनेस एम्पायर्स हैं, गवर्नमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, और एम्बेसी के अंदर कॉमर्शियल काउंसलर्स होते हैं जिनका काम ही ये रहता है कि आप वहां पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। जो हमारा बिजनेस काउंसलर है, कॉमर्शियल काउंसलर है यूएसए के अंदर, उसका ये ही काम है कि हम वहां पे क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आज ये बड़ी एक्टिविटी चल रही होगी कि डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूएसए के बीच में किस किस वेपन सिस्टम या एम्यूनिशन को लेके हो सकता है।
अगर एयर एग्जीबिशन हो रही है बैंगलोर के अंदर, तो आप क्यों सोचते हैं कि उन्होंने F-35 वो वहां पे लेके आए यूएसए वाले? सिंपल, दे हैव टू शो केस। और हमें ये देखना है कि ये हमें सूट करता है कि नहीं करता, और जेन्युइन किसके साथ उसका टाई अप हो सकता है। उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, बिजनेस एम्पायर्स भी इन्वॉल्व हैं। जब ये सब होगा तो इक्विटी मार्केट ऑटोमेटिक पिक्चर में आ जाएगा। हिंडनबर्ग ने क्या किया? हिंडनबर्ग ने उसी इक्विटी मार्केट को हिट किया। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अडानी, अंबानी, टाटाज मे कम एंड गो, बट आपका जो इक्विटी मार्केट है दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। आपका जो कैपिटल मार्केट है दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। यू कैन नॉट जस्ट लीव इट कि कोई भी एक छोटी मोटी एंटिटी एक रिपोर्ट एक फ्लोट कर दे और शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टाइज हासिल कर ले और आपके इक्विटी मार्केट को, आपके सेंटीमेंट को, जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है उसको हिट करके आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसको वो चकनाचूर कर दें। नो, वी कैन नॉट एंड शुड नॉट एंड विल नॉट अलाउ इट। And that way, I am very, very pragmatic about it that this government or our regulating agencies, compliance mechanisms, they are on hand. They are defending our capital market. They are defending our genuine business activity. And जैसा मैंने आपसे कहा, country, nation is important. Capital market is important. And all those who does not follow the regulating mechanism, they can come and go. But जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का है, गवर्नमेंट का है। और साइमल्टेनियसली आई मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, दे मस्ट रिमेंबर दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडिया। अगर इस पर्टिकुलर एपिसोड की वजह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हैम्पर होती है तो कोई भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को या फिर ऑपोजिशन पार्टीज को माफ नहीं करेगा। बट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, पब्लिक इज वेरी वाइज। द वे शेयर मार्केट इज बिहेविंग नाउ, इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दिस ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया विल नॉट बी मिस्ड। चाहे एक हिंडनबर्ग आ जाए, चाहे 2-4 हिंडनबर्ग आ जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस। Our sentiment to grow, develop and be powerful is very very strong, and our capital market is there to support it. Thank you. Jai Hind. I hope you liked this narration. Please like, share and subscribe. I will see you in next video.